हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में जिन्वो मीटिंग में आता है और उसको देखने के बाद ना सभी लोग ना जिन्वो के बारे में बात करने लगते हैं कि उसने थॉमस को हरा दिया, साथ ही एस रैंक गेट को अकेले क्लियर कर रखा है। और इसके बाद जिन्वो जाके ना अपनी सीट पे बैठ जाता है और इसके बाद हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है और वो ना अपना इंट्रोडक्शन देता है और डॉक्टर बताने लगता है कि अभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी डेंजन की संख्या काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आते जा रहे हैं। बट एक चीज तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा, मतलब कि हमें एटमॉस्फेयर में ना काफी ज्यादा माना फील हो पा रहा है। और इसके बाद डॉक्टर ने वो सारी चीजें ना अपने स्क्रीन पे दिखाने लगता है कि कहाँ कहाँ पे वो चीजें अपीयर हो रखा है और इसका नाम ना मैक्स पियर रखते हैं। और ये ना सबसे ज्यादा ना साउथ कोरिया में देखा गया, सबसे बड़ा मतलब की साउथ कोरिया के शियोल में। और साउथ कोरिया का नाम सुनने के बाद ना सभी लोग जिन्वो की तरफ देखने लगता है, बट जिन्वो लिटरली भाई कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था वहाँ पे। और डॉक्टर भी बोलता है कि तुम लोग जिन्वो की तरफ देखना बंद करो, अगर उसको इसके बारे में पता होता ना तो वो कब का इस चीज को क्लियर कर लेता, क्योंकि अभी वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है पावर्स के मामले में। और जैसे जिन्वो को पता लगता है कि मैक्स पियर ना 9 जगह पे अपीयर हो रखे, तो इसके बाद वो सोचने लगता है कि कहीं मोनार्च कुछ करने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना। और अभी डॉक्टर के पास ना इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं था, बट वो इतना बताता है कि अभी दुनिया ना काफी बड़ा बदलाव ना फेस करने वाला है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे डेविड भी आ जाता है और वो सबसे पहले डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर आपने काम की बात कर ली क्या। और इसके बाद ना वो बात करना वहाँ पे स्टार्ट करता है, मतलब कि एक अनाउंसमेंट करने वाला था कि 2 हफ्ते पहले क्रिस्टोफर रेड मारा गया है और इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग ना जिन्वो के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उसने थॉमस को भी तो पीट दिया ना, तो भाई वो क्रिस्टोफर रेड को भी पीट सकता है। लेकिन जिन्वो को ना अभी तक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई उन लोगों की हरकतों से। और डेविड बताता है कि उसको किसके ऊपर शक है, मतलब की। और सभी गिल्ड्स के सामने ना जिन्वो के डैड की फोटो वहाँ पे दिखाई जाती है और उनका नाम ना सस्पेक्ट एस रखा जाता है। और अभी जिन्वो भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था और वो ये सोचा था कि आखिरकार रूलर्स ने मेरे फादर जैसे दिखने वाले बीस्ट को आखिरकार यहाँ पे क्यों भेजा और आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं, सारी बातें जिन्वो सोच रहा था। और डेविड भी सस्पेक्ट एस के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार उसने क्या क्या चीजें किया था, किस तरीके से उसने डोंगसू को पीटा था। और जिन्वो ना अपने डैड की ना फोटो देखता है और उस फोटो से ना कुछ समझने की कोशिश करता है, मतलब कि जिन्वो के डैड ना वहाँ पे कुछ कह रहे थे और लिटरली भाई जिन्वो ना काफी आसानी से ना समझ भी जाता है। और उस फोटो में बताया जाता है कि डोंगसुक तुम ना कोरिया के अंदर पाँव मत रखना, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे आगे मेरे बेटे को परेशान करने के लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और लिटरली इसके बाद वहाँ पे ग्रीड भी आ जाता है और वो भी बताता है कि मास्टर आपने एकदम सही सोचा। और इसके बाद डेविड ना सभी गिल से ना मदद मांगता है और बोलता है कि आपको ये आदमी कहीं पे भी दिखे तो इसको पकड़ने में हेल्प करवाए। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग ना सस्पेक्ट एस के बारे में ना काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है, पूछने लगता है उसके बारे में। और डेविड ना सभी के आंसर करने लगता है और अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम हो गया था खत्म और डेविड ना इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तभी एक बंदा और हाथ खड़ा करता है और वो बोलता है कि आपने उस आदमी के बारे में नहीं बताया जो कि हमारे इस एस्पेक्ट को ढूंढने में मदद करने वाला है। और ये बात कहने वाला लियू जिगेन होता है और आपको पता है कि भाई ये कौन है, मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है शायद। और वो ना डायरेक्ट बोल भी देता है कि भाई तू मुझे ये बता कि आखिरकार उस बीस्ट का और जिन्वो का क्या रिलेशनशिप है। और डेविड भी बोलता है कि अभी मुझे इसको बताना पड़ेगा और वो बताता है कि सस्पेक्ट एस ना जिन्वो के डैड है। और इसके बाद सभी लोग ना इसके बारे में बात करने लगते हैं और लियू भी बोलता है कि जिन्वो आखिरकार तुम क्या करोगे उस टाइम पे, मतलब कि जब तुम्हारे डैड एक बीस्ट निकलेंगे और सभी हंटर्स उनका हंट करेंगे। और इसके बाद जिन्वो बोलता है कि भाई ये एकदम नेचुरल है, अगर वो बीस्ट निकलेगा ना तो मैं खुद ही उसको अपने हाथों से मारने वाला हूँ। बट अगर वो बीस्ट नहीं निकला, और इसके बाद वो ना अपने दोस्तों के फ्लैशबैक को याद करने लगता है, मतलब कि सभी दोस्त उसके दिखाए जाते हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि काफी बैडेस्ट तरीके से, तो फिर मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, इसके लिए पूरी दुनिया को ही क्यों ना हराना पड़े मुझे, मैं वो भी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाता है और हमें एडम वाइट और जिन्वो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एडम बोलता है कि सर क्या आप सच में सीरियस थे उस टाइम पे। और जिन्वो बोलता है कि भाई मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ। और तभी अचानक से ना उनके सामने ना लियो आ रहा था और इसके बाद लियो ना जिन्वो की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि उसने जापान में किस तरीके से जायंट को हराया था, मतलब कि लिटरली भाई लियो ना पहले बड़ापन दिखाता है, वो ना हाथ भी मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जिन्वो भी ना उससे हाथ मिलाता है, मतलब कि। और इसके बाद लियो जाते टाइम बोलता है कि बस मैं यही होप करूंगा कि सस्पेक्ट एस तुम्हारा डैड ना निकले। और इसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे डेविड आता है और वो सभी ना एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ना बैठे होते हैं, मतलब कि वहाँ पे मिस सैंडलर भी होती है और इनके बारे में तो आप काफी अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। और जिन्वो सोच रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है और जिन्वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे दोबारा कभी मिलूंगा। और सैंडलर वहाँ पे बताने लगते हैं कि मैंने ना एक ड्रीम देखा था जहाँ पे काफी पावरफुल हंटर ना किसी के द्वारा हंट हो रहे हैं और ये मैंने सपने में देखा था, बट ये रियलिटी में चेंज होते जा रहा है। और ये चीज हमने क्रिस्टोफर रेड के साथ देखा था और हमने उन्हें वार्न करने की भी कोशिश की, बट उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और उसके बाद का सीन तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और सैंडलर बताती है कि जो हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करे वो
काफी गंदे तरीके से मारे जा रहे हैं और जो उनको मार रहे हैं हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जिन्वो बोलता है कि अच्छा मुझे पता है कि आप मुझे वार्निंग देने के लिए आए हो कि मुझे सावधान रहना चाहिए, बट तभी सैनल बोलते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन सभी पावरफुल हंटर्स का ध्यान रखो, मतलब कि उन्हें प्रोटेक्शन दो। और ये सुनने के बाद ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद सैनल बताते हैं कि जब उसने उसके अंदर देखा था ना तो कुछ चीज थी जो कि ना वॉर का वेट कर रही थी काफी बेसब्री से। और ये चीज सुन के ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये चीज तो मुझे जायंट मोनार्क ने भी कहा था कि रूलर्स और मोनार्क के बीच में हमें काफी बड़ी बैटल देखने को मिलेगी। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलते हैं कि आखिरकार आप मेरे से क्यों मदद मांग रही हो। और सैनल बताते हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो पावर देखी है। और जिन्वो समझ जाता है कि वो मोनार्च की पावर की बात कर रही है, शैडो मोनार्च की। और थॉमस भी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि मैं ना आपको ना रूइन स्टोन देने के लिए भी ना एकदम रेडी हूँ, बट इसके बाद भी ना जिन्वो मना कर देता है। और डेविड बोलते हैं कि क्या ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि थॉमस को तुमने हरा दिया है। और जिन्वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मुझे किसके अगेंस्ट लड़ना है। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद जिन्वो ना वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो बोलता है कि क्या मुझे आप लिस्ट दे सकते हो जिन जिन को मुझे प्रोटेक्ट करना है, एक बार मैं लिस्ट तो देख लूं। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूंगा, आप ना एक मीटिंग भी बिठा दो जहाँ पे उस लिस्ट के ना सभी इंडिविजुअल वहाँ पे हो। और ये सुनने के बाद ना मिस्टर व्हाइट भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें मीटिंग का ना आखिरी दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही थी और जिन्वो को फाइनली लिस्ट भी मिल गया था। और वो लिस्ट ना हंटर के पावर्स के अनुसार या फिर उसके अचीवमेंट्स के अनुसार था। और जिन्वो बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं इस लिस्ट में कहाँ पे होऊंगा। और एडम बताता है कि वैसे देखा जाए सर आप 3rd या फिर 4th प्लेस पे होगे। और उस लिस्ट के अंदर 1st प्लेस पे थॉमस था, 2nd प्लेस पे ल्यू था, 3rd प्लेस पे क्रिस्टोफर रेड था और 4th प्लेस पे सिद्धार्थ बच्चन था। आपको पता होगा एक इंडियन हंटर जो कि नेशनल लेवल हंटर है। और इसके बाद सभी हंटर्स के अंदर ना अपने शैडो को जिन्वो डाल देता है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता। और जिन्वो बताता है कि मैं ना इन सभी हंटर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ मोनार्क्स को यहाँ पे बुलाने के लिए और उनसे लड़ने के लिए। और इसकी मदद से मैं ये चेक कर पाऊंगा कि आखिरकार कौन मेरा दोस्त है और साथ ही कौन मेरा दुश्मन। और इसके बाद हमें थॉमस आंद्रे का भी एंट्री दिखाया जाता है जिसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और थॉमस बोलता है कि देखा जाए तो मैंने डोंगसुक का साथ दिया था और वो सब चीज करने के पीछे मैं ही था, तो आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जिन्वो बोलता है कि भाई देख तूने मेरे साथ कुछ गलत तो किया है नहीं और तूने कोई बड़ी गलती भी नहीं की जो मैं तेरे को मारूंगा। और इसके बाद डोंगसुक बोलता है कि अच्छा भाई मैं सब कुछ समझ गया। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है डोंगसुक के फ्यूनरल पे। वो बोलता है कि भाई मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा बेकार इंसान था, बट उसके बाद भी एक हंटर था वो और मरते वक्त उसको पूरी इज्जत प्राप्त होनी चाहिए। और थॉमस ना अपना वही वाला हाथ उठाता है जिसमें चोट लगा था और बोलता है कि भाई मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो एक साथ बैठ के हम दोनों खाना खाएंगे और तू ना मेरे मैनेजर को नंबर दे दियो ताकि हम दोनों अच्छे खासे दोस्त बन सके। और असिस्टेंट भी बोलने लगते हैं कि मुझे माफ करना, बट थॉमस ना आपको धन्यवाद करना चाहते हैं एक तरह से। और अगर आप हमें नंबर दोगे तो क्या आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी। और आपको ना हमें एक प्रेजेंट भी देना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या आखिरकार आपको क्या चाहिए। और जिन्वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और लड़की बोलने लगते हैं कि बट थॉमस ना काफी अच्छे इंसान है और वो ना किसी का एहसान नहीं रखते, तो हमें आपको गिफ्ट एक देना ही पड़ेगा। और तभी लड़की बोलती है कि एक डैगर और एक नाइफ काफी पावरफुल मिल सके तो मजा आ जाएगा। और वो लड़की बोलती है कि हम आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। और इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन दिखाए जाते हैं मिस्टर गो को। और वो ना एक जगह पे आराम कर रहे थे क्योंकि भाई बूढ़े इंसान हो गए थे और साथ ही उनको थोड़ी बीमारी भी थी। और तभी अचानक से उनको फील होता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो वहाँ पे मोनार्क ऑफ फ्रोज बैठा हुआ था और मिस्टर गो वहाँ पे सोच रहे थे कि क्या मैं इसके प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ, मैं इसको हरा सकता हूँ या फिर नहीं हरा सकता। मुझे इसके साथ काफी बैड सी फीलिंग आ रही है। और इसके बाद हमें फ्रॉस्ट भी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में ना आइस को जमा रहा था। और चेयरमैन ना उस टाइम पे काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, उसको पता था कि भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद तभी अचानक से ना चेयरमैन के ऊपर एक अटैक आता है और चेयरमैन ना उस अटैक को डॉच नहीं कर पाते और वहाँ पे आइस जम जाता है। और चेयरमैन को पता चल गया था कि भाई वो सपना नहीं है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी चेयरमैन बोलते हैं कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। और इसके बाद फ्रॉस्ट ना अपने ऑरा को रिलीज करता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचान जाओगे, बट देखा जाए तो वैसे तुम एक इंसान ही तो हो ना। और ये चीजें ना चेयरमैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और फ्रॉस्ट भी बोलने लगता है कि मुझे कमजोर इंसान को हराने में ना बिल्कुल भी मजा नहीं आता, तो मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और क्या तुम्हें डर है क्या अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारी वेसल ब्रेक हो जाएंगी, बट देखा जाए तो तुम्हारी वेसल की लाइफ ना अब काफी जल्दी खत्म होने वाली है। और अगर तुम अपनी पावर्स को छिपाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई सच में तुम काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। और इसके बाद वो ना अपना आइस अटैक करता है और वहाँ पे ना एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, बट हमें चेयरमैन दिखाए जाते हैं और वो ना एकदम ठीक थे उस टाइम पे, मतलब कि उसके आइस बॉल को ना एक ही हाथ से साइड फेंक दिया था। और चेयरमैन भी बताने लगता है कि अभी तुमने मेरे ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये सच में काफी गलत बात है। और फ्रॉस्ट भी बताने लगता है कि हमने तुम जैसे 7 को ढूंढ लिया है और 7 में से 2 को भी काफी गंदी तरीके से मार दिया है और मुझे पता नहीं था
कि तुम इस तरीके से एक कमरे में बंद होकर छिपे रहोगे, बट अभी मैं तुम्हारा पत्ता भी कट करने वाला हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना चेयरमैन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और चेयरमैन बोलते हैं कि भाई देख, तू बकवास मत कर, तू ना मेरे से सीधा बैटल कर। और इसके बाद दोनों ही ना अपनी पावर्स को वहाँ पे रिलीज करने लगते हैं और इसके बाद तभी फ्रॉस्ट ना अटैक करता है, मतलब कि चेयरमैन के ऊपर आइस अटैक करता है। और ऐसा लग रहा था कि भाई चेयरमैन ना उस अटैक में ना जमने वाले हैं, बट काफी आसानी से ना उस अटैक को वो डॉज कर लेते हैं, मतलब कि अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद वो फ्रॉस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, बट वो बंदा ना काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद आइस अटैक ना वो अगेन चेयरमैन के ऊपर करते हैं, बट चेयरमैन मेरा जैसे तैसे करके अटैक से बच जाता है। और इसके बाद चेयरमैन ना उसको ना पंच मारने की कोशिश करता है, बट लिटरली भाई जिस हाथ से पंच मार रहे थे ना, फ्रॉस्ट ना चेयरमैन के उसी हाथ को फ्रीज कर देता है। बट इसका ना ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, चेयरमैन ना उस आइस को काफी आसानी से ब्रेक कर देता है। और इसके बाद वो ना फ्रॉस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है चेयरमैन, बट वो ना वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। और अभी चेयरमैन को ना उस बैटल को ना जल्दी से खत्म करना था। और इसके बाद वो ना सीधा सामने आ जाता है फ्रॉस्ट के, और वो ना एक फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होते, फाइनल अटैक करते हैं मतलब कि, बट फ्रॉस्ट ना अपने आगे ना एक आर्मर ले आता है और फ्रॉस्ट का ना इससे कुछ भी नहीं होता। और चेयरमैन ना अगेन अटैक करने के लिए रेडी होते, बट तभी उनको पता चल जाता है कि भाई उनकी बॉडी ने ना जवाब दे गया है। और फ्रॉस्ट बोलने लगता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और सच बताओ तो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट तुमने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और इसके बाद तभी फ्रॉस्ट ना चेयरमैन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं अचानक से, और अपने डैगर की मदद से ना चेयरमैन को स्टैप कर देते हैं। और अभी चेयरमैन की हालत वहाँ पे हो गई थी खत्म, मतलब कि बहुत ज्यादा खराब। और फ्रॉस्ट बोलने लगता है कि अभी तुम्हें अपने अगले वेसल को ढूंढने में ना 2 साल कम से कम लग जाएगा, बट हमारे सारे मोनार्च यहाँ पे आ चुके हैं और वो काफी जल्दी तुम सभी को खत्म कर देगा। बट इसके बाद भी ना चेयरमैन वहाँ पे हार नहीं मानता और वो ना एक अटैक करने की कोशिश करता है, फायर अटैक, बट जैसे तैसे करके मोनार्च और फ्रॉस्ट ना उसको डॉज कर लेता है। और वो अटैक ना दीवार पे जाके लगता है, वहीं पे लगता है जहाँ पे आइस अटैक स्टार्टिंग में लगा था, और दीवार ब्रेक हो गया था थोड़ा सा। और फ्रॉस्ट को ना वहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिरकार चेयरमैन क्या करना चाहता है, मतलब कि बंदा क्या करना चाहता है। और तभी चेयरमैन वहाँ पे नाउ बोलता है, और इसके बाद तभी अचानक से ना चेयरमैन के अंदर से ना एक चींटी बाहर निकल जाता है और वो ना उसी जगह से तुरंत भाग जाता है, मतलब कि जिन्वो की चींटी थी वो। और अभी मोनार्क और फ्रॉस्ट को भी पता चल गया था कि भाई उसका पत्ता कट होने वाला है अगर वो जल्दी से एक्शन नहीं लेगा तो। और इसके बाद वो ना जल्दी से चींटी के पास जाने की कोशिश करता है और वो ना उस चींटी का पत्ता कट करने वाला होता है, बट तभी अचानक से वहाँ पे जिन्वो की एंट्री हो जाती है। और इसके बाद जिन्वो ने तभी उसका गर्दन पकड़ते हुए बोलता है कि आई सेल्फ, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और आई सेल्फ भी बोलता है कि मैं तुम्हारी शैडो के अंदर ना काफी ज्यादा सोल्जर्स को महसूस कर पा रहा हूँ, और आखिरकार तुम हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं किए? और वो बोलने लगता है कि कहीं तुम्हें हमें धोखा देने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना। और इसके बाद वो अपने मुंह से ना ठंडी हवा निकालने लगता है मतलब कि, और वहाँ पे ना जमने लगता है मतलब कि उसका हाथ। और इसके बाद वो ना काफी स्पीड में करता है और उसके आसपास का एरिया ना पूरा बर्फ से भर जाता है। और अभी जिन्वो को पता लग गया था कि भाई ये ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जिस हाथ को उसने जमा दिया था उस हाथ में ना वो डैगर को समन करता है और काफी आसानी से आइस को ब्रेक कर देता है। और आइसेल बोलता है कि भाई मैं अभी इतना ही लड़ने वाला हूँ तेरे साथ, और मैं अपना जान को रिस्क में नहीं डालने वाला। और जिन्वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, और आइसेल बोलता भी है कि क्या तो उसको नहीं बचाना चाहता। और इसके बाद तभी जिन्वो रियलाइज करता है कि ये शैडो तो चेयरमैन के ऊपर था। और इसके बाद वो ना चेयरमैन की हालत देखता है, और वो देखने के बाद लिटरली भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी आइसेल्फ ना चेयरमैन की तरफ ना एक अटैक करता है, और वो बोलता है कि अभी तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू मेरे साथ बैटल कर ले या फिर तू अपने चेयरमैन को बचा ले। और इसके बाद वो अटैक ना चेयरमैन की तरफ जाने लगता है, और जिन्वो अपने कमांडर अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बट वो ना ज्यादा काम नहीं करता। और इसके बाद जिन्वो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचाता, और वो ना उस अटैक को रोकने के लिए जाता है, और वो सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर डैगर फेंक के ना अपने डैगर को अटकाता है। और इसके बाद तभी अटैक के सामने जिन्वो आ जाता है और उस डैगर को वापस बुला के ना उस अटैक को ना रिफ्लेक्ट कर देता है। और अभी जिन्वो ना काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और वो जो आइसेल्फ था ना भाई वो भी ना अपना पोर्टल को ओपन करके ना वहाँ से जाने वाला था, और जिन्वो भी ना अपने काफी सारे डैगर को वहाँ पे समन करता है, और जिन्वो ना अपने डैगर से अटैक करता है आइसेल्फ के ऊपर। और वो अटैक ना उतना ज्यादा असरदार नहीं होता, हाँ लग जाता बट उतना नहीं लगता। और आइसेल्फ भी बोलने लगता है कि केवल एक ही वेसल है जिसने मुझे अब तक इतना डैमेज किया है, और मैं आइस ऑफ मोनार्क में अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं उस टाइम का वेट करने वाला हूँ जब तुम्हारी शैडो ओपन होगी, और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देके जा रहा हूँ, मतलब कि चेयरमैन की बात कर रहा था। और जिन्वो समझ जाता है कि उसके आसपास ना एक बैरियर था, इस कारण जिन्वो को अभी तक कुछ भी सेंस नहीं हो पाया था। और इसके बाद जिन्वो ना हीलिंग पोशन देने की कोशिश करता है, बट उसको पता था कि वो ज्यादा असरदार नहीं है। और इसके बाद तभी जिन्वो ना बेरू को आवाज लगाता है, और लिटरली बेरू ना चंद सेकंड में वहाँ पे आ जाता है। और तभी जिन्वो काफी गुस्से में बोलता है कि जल्दी से इसको हील कर किसी भी हालत में। और बेरू ना हील करने लगता है जिन्वो को, बट वो हीलिंग मैजिक ना ज्यादा असरदार नहीं था, और वो ना जिन्वो को इसके बारे में बताता भी है। और अभी जिन्वो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचाता, और वो ना होली वाटर ऑफ लाइफ ना चेयरमैन को पिलाने वाला था, बट तभी ना चेयरमैन उसको रोक देते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्वो भी बोलता है कि आपको ना ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। और चेयरमैन बताते हैं कि अभी कुछ भी नहीं होने वाला, काफी ज्यादा लेट हो गया है, और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे अंतिम
अंतिम टाइम में तुम मेरे साथ हो। और वो मरने से पहले ये भी बोलते हैं कि प्लीज तुम ह्यूमंस का सपोर्ट हमेशा करते रहना। और उसके आंखों में ना काफी ज्यादा आंसू थे उस टाइम पे। और मेरा एक ड्रीम था जो कि शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे साथ एक टेंशन में जाना चाहता था, बट मुझे अभी कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने फ्यूचर को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। और मुझे पता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे तरीके से निभाओगे। और इसके बाद फाइनली चेयरमैन का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है और वो ना मरने से पहले भी जिन्वो को ना धन्यवाद करके जाते हैं। और अभी जितने भी हंटर्स मारे जा चुके थे ना, बड़े हंटर्स, उनके बारे में ना न्यूज में बताया जा रहा था और चेयरमैन भी थे उनमें से। और इसके बाद हमें चेयरमैन के ग्रेव को भी दिखाया जाता है और जिन्वो बेचारा वहाँ पे काफी ज्यादा उदास था, मतलब कि वो भी आ रखा था। और वो बोलते हैं कि क्या आप ठीक तो होना चिंचुल। और लिटरली भाई चिंचुल की हालत तो जिन्वो से भी ज्यादा खराब थी वहाँ पे। और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना सर, बट मैं आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा अभी। और उस बीच ने चेयरमैन को मार दिया और क्या वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर था। और इसके बाद जिन्वो बताते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं जब तक वहाँ पे पहुंचा तब तक मैं सारा हादसा हो चुका था। और अभी चिंचुल बिना बारिश में आसमान की तरफ देख रहा था और काफी ज्यादा बंदा रो रहा था वहाँ पे। और वो मुझे एक दिन पहले बता रहे थे कि तुम जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे मीटिंग में क्या क्या चीज हुआ उसके बारे में बताओ, बट मैं उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ये सब कुछ हो गया। और अभी चिंचुला काफी ज्यादा गुस्से में होता है और लिटरली वो प्रॉमिस करता है वहाँ पे कि जिस पे इंसान ने चेयरमैन को मारा ना भाई, वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और अभी जिन्वो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल था वहाँ पे और वो भी बोलते हैं कि क्या आप रिपोर्टर्स को इकट्ठा कर सकते हो। और इसके बाद जिन्वो भी ना मीटिंग में बताने लगता है, मतलब कि रिपोर्टर्स को बताने लगता है कि कोई ना इन टॉप 10 हंटर्स को ना टारगेट करे, मतलब कि मेन हंटर्स को। और वो बताता है कि नॉर्मल हंटर्स ना उन बीस्ट का कुछ भी नहीं कर सकते और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक रिपोर्टर बोलता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जिसने चेयरमैन को मारा है वो अकेले काम नहीं कर रहा। और जिन्वो बताता है कि वो ना अपने टारगेट को चुनने से पहले ना काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं और उनको लगता है कि जब वो उस टारगेट को हरा सकता है उसके बाद ही वो लोग उसके पास जाते हैं। और जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिक्योरिटी का, वो ना मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मतलब कि कोरिया हंटर एसोसिएशन कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। और इसके बाद हमें ना एक केव दिखाया जाता है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा मोनार्क थे, जहाँ पे फ्रोस्ट मोनार्क बता रहा होता है कि शैडो मोनार्क ना इस अर्थ पे, मतलब कि बंदा बताता है। और इसके बाद तभी एक और मोनार्क बोलने लगता है कि तुमने तो कहा था कि कोई भी इंसान नहीं है जो कि शैडो मोनार्क की पावर्स को हैंडल कर सके और इस कारण हमारे ड्रैगन मोनार्क भी यहाँ पे नहीं आए हैं। और एल्फ बोलता है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और वो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं उससे फाइट करने वाला हूँ और कौन कौन मेरी मदद करेगा। और एक हंटर बोलता है कि उससे लड़ाई करना मतलब कि मर जाना एक तरह से। और उसका इनडायरेक्टली कहना ये था कि हम ना ड्रैगन मोनार्क का भी वेट कर सकते हैं। और आइस मोनार्क बोलने लगता है कि हम भी मोनार्क है और हमें ना ड्रैगन मोनार्क पे इतना ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें ना शैडो मोनार्क को अभी रास्ते से हटा देना चाहिए क्योंकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है और तुम लोग बस मेरा सपोर्ट करो, मैं उसको रास्ते से हटाऊंगा। और मोनार्क ऑफ आयरन बोलता है कि भाई मुझे तो इन सभी चीजों से साइड कर दे क्योंकि मैं जाइंट मोनार्क की तरह मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और मोनार्क ऑफ बीस्ट बोलता है कि भाई तू सच में काफी ज्यादा डरपोक है। और आयरन मोनार्क बोलता है कि भाई तू कुछ भी बोल बट मैं अपने आप को सेव करने की तो कोशिश करूंगा ना और मुझे इटर्नल स्लंबर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। और इसके बाद दो मोनार्क ना वहाँ से निकल जाते हैं और मैं अभी नाम इन सभी के मेनली नहीं बताऊंगा आपको, जैसे इनका एक्शन आएगा ना उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। और बीस्ट बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो अभी ह्यूमन है। और आइसल बोलने लगता है कि उसने अपने डैगर पे ना पॉइजन इंजेक्ट कर रखा है और कोई मोनार्क ने ऐसी फालतू सी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और एक और मोनार्क वहाँ पे बोलने लगता है कि ये बात तो तुमने सही कहा, अगर वो शैडो मोनार्क होते तो इस तरीके की हरकतें वो बिल्कुल भी नहीं करते। और मोनार्क ऑफ शैडो बोलते हैं कि क्या तुम लोग मेरा सपोर्ट करने वाले हो। और फीमेल मोनार्क और बीस्ट मोनार्क ना उसकी बात मान जाते हैं, उसके सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। और इसके बाद हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग ना काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अभी एस रैंक हंटर ना काफी ज्यादा खतरे में आ गए थे। और इसके बाद हमें जिन्वो ना एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है और वो सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा होगा, मतलब कि मैं उनके माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और जिन्वो ये भी नोटिस करता है कि मोनार्क की ना कोई शैडो नहीं है, उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा बॉडी, मतलब कि अजीबोगरीब आप चीज मान सकते हो, आगे जाके अच्छे से आपको पता लगेगा। और जाइंट मोनार्क ने भी बताया था कि मोनार्क ने कभी भी शैडो सोल्जर्स नहीं बन सकते क्योंकि उनको एक्चुअल बॉडी से बनाया गया था। और जिन्वो सोचता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है बट मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे चेयरमैन तो अभी नहीं थे और उनके सक्सेसर की बात हो रही थी वहाँ पे। और वो लोग ना चिंचल को चूज करते हैं चेयरमैन की जगह लेने के लिए। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद चिंचल वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एक तरह से चिंचल ना मना कर रहे थे उस चीज के लिए, बट एट द एंड ना उनको बात माननी पड़ती है और कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पे देखा जाए तो। और अभी अगले चेयरमैन ना चिंचल बन चुके थे, मतलब कि जो अब तक जिन्वो का बॉडीगार्ड था भाई वो अगला चेयरमैन बन चुका है। और इसके बाद हमें थॉमस का सीन दिखाया जाता है और वो बताता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया इस जगह पे आए हुए। और थॉमस के जो बंदे थे ना वो भी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थॉमस बोलता है कि भाई मुंह मत खोल, आराम से बैठ जा। और तभी लड़की बोलती है कि क्या आप सच में ये चीज जिन्वो को देना चाहते हो। और थॉमस बोलता है कि देखा जाए तो उसने मेरी जान बख्श दी है और ये मेरे गिफ्ट के लिए ना बहुत छोटे सी चीज है। और वो ना एक डैगर होता है और देखने में तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और सबसे मेन बात तो ये था कि इस डैगर को ना अब तक दुनिया में केवल 2 ही लोगों ने यूज कर पाया है।
और अभी क्या होने वाला है इस डैगर के साथ, और अभी क्या होने वाला है जिन्वो के साथ, और अभी क्या होने वाला है मोनार्च के साथ, ये जानना है तो भाई आपको अगली वीडियो का वेट करना है। और मे भी अगली वीडियो के अंदर ना आपको जिन्वो वर्सेस 3 मोनार्च के बीच का बैटल देखने को मिलेगा, और लिटरली वो बैटल काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, और मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा डिले हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मतलब कि माफी मांगना चाहूंगा दिल से, और प्लीज माफ कर देना। और अगली वीडियो ना एकदम टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि फाइनली इतने लंबे ब्रेक के बाद मैं घर पे आ चुका हूँ, और अभी आपको वीडियो एकदम टाइम पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।